आपसे गुजारिश है कि अच्छे उम्मीदवारों को मजलिस ने यहां पर उतारा है, आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। और रहा सवाल एनसीपी का, ये अजीत पवार याद रखो आप, अजीत पवार को पूरा बड़ा बनाया शरद पवार। जो अपने चिचा का नहीं हुआ वो लातूर का होता, और इन्हें मोम का बना हुआ है, याद रखो। दिखाने को बड़ी बड़ी बात करता है, इन्हें मोम का बना हुआ दबाव पिघल जाता है इन्हें। पुणे में इलेक्शन हो रहा, बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल दिए उन्होंने, शाम में उनको बोले क्या किसको बोल रहे, दूसरे दिन बोल रहे नहीं नहीं मेरा कोई बीजेपी से ऐसा खराब ताल्लुकात नहीं है। आप अगर एनसीपी अजीत पवार को वोट देंगे तो आप मोदी को वोट देने के बराबर है, क्योंकि वो बीजेपी और मोदी के साथ है। ये मत समझिए कि इन अजीत पवार है, ये बीजेपी के साथ है। जब वक्फ का कानून भारत की पार्लियामेंट में बनाया जा रहा था, वो कानून ये है, ये बनाया गया वक्फ तरमीमी कानून अमेंडमेंट बिल जो बनाया गया, ये कानून नरेंद्र मोदी आरएसएस ने बनाया ताकि मस्जिदों को छीन लिया जाए, दरगाहों को, खानकाहों को छीन लिया जाए, कब्रस्तान को छीन लिया जाए। महाराष्ट्र में जितने 100 साल पुरानी मसाजिद और दरगाह है जो एएसआई में प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, उसका मालिक अब वक्फ बोर्ड नहीं है, उसका मालिक नरेंद्र मोदी के मातहत एएसआई बन चुका है। इस कानून के तहत ये किसी भी वक्त पे उस दरगाह को ताला लगा सकते हैं। वो किसी भी वक्त कहेंगे कि मस्जिद में खाली जुम्मे की नमाज होगी, मस्जिद बोसीदा हो गई। ऐसा कानून बना दिया गया, ऐसा कानून बना दिया गया कि मुस्लिम धर्म के वक्फ बोर्ड में अब गैर मुस्लिम मेंबर बनेगा। महाराष्ट्र में हमारे हिंदू भाइयों के धर्म के कई बोर्ड हैं, एक बोर्ड बताओ जहां पर एक गैर हिंदू उसका मेंबर बन सकता है? नहीं बन सकता। सही बात है, क्योंकि उनके धर्म का मामला है, मुझे क्या मालूम। मगर जब मुस्लिम धर्म की बात आई तो बोले सब बन सकते। सोचो आप किसको वोट देने जा रहे हैं आप लोग। ये इलेक्शन वक्फ कानून बनने के बाद पहला बड़ा इलेक्शन है। अगर तुम में जरा सी भी हमियत होगी, ये मुझे यकीन है कि है, तो आप उस काले कानून के खिलाफ अजीत पवार, शिंदे और मोदी के खिलाफ आप मजलिस को वोट देंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई लोग आकर आपसे बोल रहे तो पूछो अजीत पवार से, ये वक्फ का कानून के बारे में तुम्हारी राय क्या है? क्या अजीत पवार बोल सकते कि इलेक्शन के बाद वो मेयर नहीं बनाएंगे बीजेपी के साथ? बनाएंगे जरूर, याद रखो आप। जहां जहां कैंडिडेट खड़ा करे, मकसद एक ही है कि पहले इन प्रभागों से इलेक्शन लड़ो, अगर कोई जीत गया तो उसको ले जाकर मोदी के झोली में डाल दो। समझो मेरी इस बात को, फिर आपकी वोट की अहमियत क्या रहेगी? क्या आपका जमीर गवारा करेगा इस बात को? तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 15 जनवरी के दिन आप अपने एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। कांग्रेस पार्टी कितने साल यहां पर हुकूमत करी, खास तौर से महाराष्ट्र और लातूर में। कितने बार आप उनको वोट देंगे, कितने बार आप उनको कामयाब करेंगे? कुछ हासिल होने वाला नहीं है। यहां से मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करिए, इंशाअल्लाह ताला उम्मीदवार दौड़ेंगे, भागेंगे। अगर मजलिस के उम्मीदवार जीतेंगे तो सब भागेंगे, याद रखो। आपके साथ आपकी वोट की अहमियत बढ़ेगी। वोटर मत बनो, शहरी बनो जिसके पास हुकूक होंगे। और फिर ये विधानसभा के चुनाव के वक्त लाड़की बहना योजना बड़ी बात हुई थी, अब पूरा कम कर दिए, उसको कम कर दिए, नंबर कम कर दिए। 1500 से 2000 बोले, वो टाइम टाइम फीस हो गया। क्या हाल है बजट का? महाराष्ट्र का जो खर्चा है वो 9.3 लाख करोड़ हो चुका है। ये कौन खर्चा अदा करेंगे? अजीत पवार के बच्चे अदा करेंगे, गरीब बच्चों की औलादें अदा करेंगे। 9,30,000 करोड़ का खर्चा हो चुका है।
रेवेन्यू डेफिसिट जो है, जो पहले 20,000 था, माने रेवेन्यू डेफिसिट माने आमदनी इतनी और खर्चा इतना, 45,000 करोड़। आप समझ रहे इस बात को? और बीजेपी बोलती देश से मोहब्बत, नेशनलिज्म। ये तुम्हारा नेशनलिज्म है, ये तुम्हारी देशभक्ति है कि तुम गरीबों को एक आस दिलाकर, उनको एक ख्वाब दिखाकर तुम उसको चुकनाचूर करते हो। किसान महाराष्ट्र में मर रहा है, सैलाब आ गया, फसल बर्बाद हो गई, सब भूल गए। आपको याद रखने की जरूरत है, इन लोगों की गलतियों को, इन लोगों के जुल्म को याद रखने की जरूरत है। तो मेरी आपसे अपील है कि आप इतनी बड़ी तादाद में आज यहां पर आए। मेरी आपसे गुजारिश है कि ऐसा ना हो कि शाम तक मेरी बात आपके दिलो दिमाग से खुदा ना खास्ता निकल जाए। 15 तारीख तक आपको मजलिस के उम्मीदवार बनकर, सिर्फ मजलिस के उम्मीदवार नहीं, आप सब मजलिस के उम्मीदवार हैं, मजलिस के आप जिम्मेदार हैं। इसको कामयाबी दिलाना हम तमाम की कोशिश है। और मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई इनफरादियत की नहीं है, इज्तिमाइयत की है। अगर हम इज्तिमाई तौर पर मुत्तहिद होंगे तो इज्तिमाई फायदा होगा। अगर इनफरादियत की बात, तो ये सब दूसरे पार्टी के कॉर्पोरेटर कर रहे, मेरे को वोट दे दो, मेरे को वोट दे दो, फिर फायदा क्या होगा? फायदा उस शख्स का होगा, लातूर का कोई फायदा नहीं होगा। कब तक लातूर की सियासत कांग्रेस बीजेपी में, अब राष्ट्रवादी आगे उनमें चलती रहेगी? यहां पर एक स्पेस है, यहां पर एक कमी है, खला है, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसको पूरा करना चाहती है। और अगर पैसे इनके पास हैं तो फिर मशरकी लातूर में डेवलपमेंट का काम क्यों नहीं करवाया उन्होंने? याद रखिए, वोट के नाम पर पैसे दे रहे हैं तो फिर डेवलपमेंट क्यों नहीं करवाते? पीने का पानी का मसला क्यों नहीं हल करवाते? कब्रिस्तान के लिए जमीन क्यों नहीं देते? अब शादी खाना बनाए तो मुझे बताया गया उसके भी पैसे ले रहे। अरे शादी खाना हमारे नाम पे और पैसे कोई और ले रहा है। वो हैदराबाद में कहावत है कि मामू की दुकान पे नाना की फातिहा हो रही है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी तो हर महाज पर नाकाम है, नौकरी देने का काम नहीं करते। इतनी बड़ी तादाद में महाराष्ट्र में नौजवान बच्चे बेरोजगार हैं, किसान तड़प रहा है, मगर बीजेपी को इससे कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है? खाली गौरक्षक की नौकरी ले लो, लव जिहाद की बातें करो, इसी में तुम नौकरी चला लो। मेरे भाई, जो लोग मजलिस को गाली देते हैं, तनकीद करते हैं, वो आपका इख्तियार है, मगर मुझे बताओ, जलगांव में सुलेमान पठान को पकड़कर 8 लोगों ने क्यों मारा? सुलेमान पठान को मारने वाले नौजवान बच्चे को उसके बचपने के दोस्त थे। किसने मारने वालों के दिलों में नफरत पैदा कर दी? वो बच्चा मर गया मॉब लिंचिंग में। क्या अजित पवार को कोई तड़प हुई? क्या ये आपके देशमुख साहब के दिल में तकलीफ पैदा हुई? गम मेरा था तो मैं आंसू बहा रहा हूं, मरने वाला मेरा भाई बेटा था तो तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूं। इनको क्या मतलब? इन लोगों को, इनको तुम्हारे वोट से मतलब है, तुम्हारी जान से मतलब नहीं है। इन लोगों को तुम्हारी तरक्की से इनको कोई मतलब नहीं है। ये तल्ख हकीकत है, याद रखो। आप अपने नुमाइंदों को कामयाब करिए। सुलेमान पठान का बाप, जो 5 पीढ़ी उस गांव में रह रही थी, वो उस गांव को छोड़कर चला गया कि अब मेरी जान को खतरा है, मैं गांव में नहीं रह सकता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है, ये हालात इस प्रदेश के हैं, यहां की सरकार सरासर नाकाम है। इलेक्शन जीत गए अलग बात है, और इलेक्शन जीते इसलिए क्योंकि अपोजिशन बकवास है। कांग्रेस, शरद पवार, वो शिवसेना, उद्धव ठाकरे की क्या करे वो लोग?
अब कुछ समझ में नहीं आ रहा उन लोगों को, मुकाबला ही नहीं कर पाए। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एमएलए इलेक्शन लड़ रहे इम्तियाज जलील, एक एमपी था इम्तियाज जलील, पूरे महाराष्ट्र का एक एमपी था। अंतोले साहब के बाद मेरे ख्याल से 10 साल या 15 साल के बाद इम्तियाज साहब जीते। पूरे मिलके इम्तियाज के पीछे पड़ के हरा दिए। ऐसे में इलेक्शन लड़े तो मीर जाफर मीर सादिक को खड़ा कर दिए, 1200 वोट से इम्तियाज जलील हार गए। अब महाराष्ट्र की विधानसभा में मुफ्ती इस्माइल साहब अकेले हैं। क्यों पीछे पड़ गए इम्तियाज के? क्योंकि इम्तियाज काबिल पढ़ा लिखा आदमी है, सहाफी था इम्तियाज जलील, अपनी सहाफत को छोड़कर खिदमत करने के लिए आया। सब पीछे पड़ गए, मगर खैर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जरूर उरूज देगा इम्तियाज जलील को और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। कोई अगर आपको लालच दे रहा है या पेशकश कर रहा है तो आपके ऊपर है। अगर ज्यादा आपको मजबूर कर रहे, आप लीजिए, कोई बात नहीं है। गरीब बच्चों हैं, उनको देखिए क्या करना है, मगर वोट जो है पतंग के निशान पर लगाइए। और बीजेपी के लोगों से मैं बोलना चाह रहा हूं, ये आखिर तुम लोग ट्रंप से क्यों